चलिए बेटा पढ़िए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कीजिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. What is its second law of thermodynamics? There are many processes. Energy is conserved and yet they are never. The principle which dislaws such as phenomena and limitation of first law of thermodynamics consistent with the first law of thermodynamics is called the second law of thermodynamics. It can be of phase as follows. चलिए रुकिए First, एक मिनट बेटा, आवाज़ आपकी कट रही है, रुक जाइए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट द एंड एक्सप्लेन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देयर आर मैनी प्रोसेस इन विच एनर्जी इज कंजर्व्ड and yet they are never observed. The principle which disallows such phenomenon as discussed गुड इवनिंग। द प्रिंसिपल विच, फिर से पढ़ता हूँ, तो लिमिटेशन है। There are many processes in which energy is conserved and yet they are not observed. The principle which disallows such phenomena as discovered in limitation of the first law of thermodynamics consists with the first law of thermodynamics is called second law of thermodynamics. It can be stated in a number of ways as follows. देखिए अपने के पहले लॉ ने कहा, हमारे पहले लॉ ने कि एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहा करती है, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। परंतु कह रहा है कि देयर आर मैनी प्रोसेस इन विच एनर्जी इज कंजर्व्ड येट दे आर नेवर ऑब्जर्व्ड, मगर कुछ ऐसी फिनोमिनन भी हैं, कुछ प्रोसेस हैं जिसमें एनर्जी के कंजर्वेशन को देखा नहीं गया है। इसके लिए हम कुछ स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। पहला है केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने क्या कहा? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। फिर से पढ़ता हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट वर्क। मतलब ऐसा कोई इंजन बनाना असंभव है जो रिजर्वर से सीधे हीट लेकर के उस पूरी हीट को काम में बदल दे। दिस इज एप्लीकेबल टू अ हीट इंजन। इट इंडिकेट्स दैट अ वर्किंग सबस्टेंस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल कैन नॉट कन्वर्ट ऑल द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इनटू मैकेनिकल वर्क। इट मस्ट रिजेक्ट सम हीट टू द सिंक एट द लोअर टेम्परेचर। मतलब दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं बन सकता है जो कि पूरी की पूरी हीट को रिजर्वर से लेकर के कन्वर्ट कर दे वर्क में, और बिना सिंक को हीट दिए, बिना सिंक को हीट दिए कोई भी आप इंजन नहीं बना सकते हैं। अगला है क्लॉजियस स्टेटमेंट। क्लॉजियस क्या कहते हैं? क्लॉजियस कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाई एन एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी टू एट अ हायर टेम्परेचर। कह रहा है बिना किसी बाहरी मशीने के उपयोग किए हुए बिल्कुल संभव नहीं है कि आप जो है हीट को लोअर से हायर भेज दो। हीट हमेशा कहाँ जाती है? हायर टू लोअर। और आप बिना बाहरी इंजन के, बिना बाहरी ताकत के कभी भी हीट को लोअर टू हायर टेम्परेचर में नहीं भेज सकते हो, है ना। जैसे कि हीटर लगा होता है, तो हीटर क्या करता है, मान के चलिए हीट को जो होता है, हीटर जो हुआ करता है लोअर टेम्परेचर को हायर टेम्परेचर में बदलने की कोशिश करता है, तो उसके लिए हमको एक्सटर्नल मशीन की ज़रूरत पड़ा करती है। दिस इज एप्लीकेबल टू अ रेफ्रिजरेटर। द वर्किंग सबस्टेंस कैन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी ओनली इफ वर्क इज डन ऑन इट। यस, this is applicable to a refrigerator. The working substance can absorb heat from a cold body when if a work done on it. The work is done by electric compressor. If no external work is done, the refrigerator will not work. Significance of second law. पढ़ो जय second law का significance.
Significance of second law. The second law of the thermodynamics puts a fundamental limit to the efficiency of a heat engine and the coefficient of the performance of a refrigerator. First, according to the second law, the efficiency of a heat engine can never be unity. This in turn implies that the heat released to the cold reservoir can never be made zero. Second, according to the second law, the coefficient of the performance of a refrigerator can never be infinite. This implies that the external work W can never be zero. यस, तो ये था अपने पास सेकेंड लॉ का सिग्निफिकेंस कि दुनिया में ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बन सकता है कि जिसमें आप कोल्ड रिजर्वर को बिना हीट दिए आप अपना इंजन से काम चला लो। चलिए, अब अगला है स्टेट द लिमिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। बच्चों ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रेफरेंस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़िए जय, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। State the limitation of the second law of thermodynamics. Limitations of the second law of thermodynamics. First, second law of thermodynamics cannot be proved directly, but its validity has not been contradicted by any machine designed so far. It is applicable to a cyclic process in which the system returns to its original state after a complete cycle of changes. Third, it makes no prediction as to what will happen under certain conditions, but simply state what will happen under a given set of conditions. नेक्स्ट अगला प्रोसेस है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। पढ़िए। Reversible and irreversible process. What do you understand by reversible and irreversible process? Give example. What are the necessary conditions for a process of reversible? First, a reversible. Any process which can be made to proceed in the reverse direction by variation in its condition such that any change occurring in any part of the direction process is exactly एनी पार्ट ऑफ द reversed डायरेक्ट in the प्रोसेस, अच्छे से पढ़ो भाई, है ना। एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन बाई वेरिएशन इन its conditions such that any change occurring in any part of the direct process is exactly reversed in the corresponding part of reverse process is called reversible process is process। called reversible. बढ़िए 10। Thus, if some work is done by the system in the direct process, an equal amount of work must be done on the system in the reverse process. If some heat is observed by the system in the direct process, it must release an equal amount of heat to the surroundings in the reverse process. At the end of the reversible process, both the system and surrounding must return to their initial state. यस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग वापस अपनी स्टेट में आ जाते हैं। जैसे आपने कंप्रेशन फिक्शन को पुश किया तो ये पिस्टन नीचे आ गया, जैसे छोड़ दिया तो ये वापस आ गया अपनी जगह पे, तो अपनी पुरानी स्टेट में आ गया। सो दैट कैन बी सेड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, यस, नेसेसरी कंडीशन। Necessary condition for a reversible process. हम्म First, the process must be quasi-static. For this, the process must be carried out infinitesimally slowly so that the system remains in thermal and mechanical equilibrium with the surroundings throughout. नेक्स्ट। A dissipative force, a dissipative force such as viscosity, friction, inelasticity, etc. should be absent. हम्म Example, first, an infinitesimally an infinitesimally slow compression। constant temperature. Consider some idle कहाँ gas चले in गए a भाई? cylinder. An infinitesimally slow compression and expansion of an ideal gas at constant temperature। अब पढ़िए, कंसीडर। Consider some idle gas in a cylinder having conducting walls and provided with a friction less piston. Increase the pressure of the gas very slowly. The volume of the gas decreases isothermally. Temperature remains constant because heat is continuously rejected by the gas to the surroundings. Now decrease the pressure of the gas very slowly. The volume of the gas increases isothermally. The temperature remains constant because the gas continuously absorbs heat from the surroundings.
The process is illustrated in the figure 12.19. ये देखिए, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। पढ़िए सेकेंड पॉइंट। The process of gradual compression and extension of an elastic spring is approximately reversible. Third, a working substance taken along the complete Carnot cycle. Fourth, the process of electrolysis is reversible. If the resistance offered by the electrolyte is negligibly small, a complete reversible process is an idealist concept as it can never be realized because dissipative process forces cannot be completely eliminated. आइडियलाइज लिखा है, आइडियलाइज, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, इरिवर्सिबल Idealized. प्रोसेस पढ़िए, इरिवर्सिबल प्रोसेस। Irreversible process. Any process which cannot be retraced in the reverse direction exactly is called an irreversible process. Most of the processes occurring in the nature are irreversible process. Example: first, diffusion of gases. Second, the dissolution of salt in water. Third, डिसोल्यूशन। rusting of iron. हम्म। Fourth, sudden expansion or contraction of a gas. यस, ये सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, इनको वापस आप गेन नहीं कर सकते हो। ओके, यस। नेक्स्ट, व्हाट इज, वाई इज, Why is the concept of a reversible process a basic concept of thermodynamics? Reversibility, a basic concept of thermodynamics. Thermodynamics mainly deals with the efficiency with which a heat engine converts heat into work. According to the second law of thermodynamics, no heat engine can have a efficiency of 100%. But then what is the maximum efficiency possible for heat engine working between two temperature T1 and T2? It is found that an idealist heat engine based on a reversible cyclic process can have the highest possible efficiency. All the practical engines involving irreversible process have efficiency lower than its limiting efficiency, hence the reversibility is an important concept. चलिए अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये जितना पढ़ा है अब इसका यूज़ इसमें होगा, आपको मैं समझाऊंगा। कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन आएगा एग्जाम में 101%। पढ़िए कार्नोट इंजन। Carnot engine. It is an ideal reversible heat engine. क्वेश्चन पढ़ दो पहले, डिस्क्राइब द ऑपरेशन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बेटा आवाज़ मेरी, Carnot engine. Describe the operation of a Carnot engine. Calculate the efficiency of a Carnot engine and explain why the efficiency of an irreversible engine is small. Carnot engine. It is an ideal reversible heat engine that operates between two temperature T1 source and T2 sink. It was first conceived by a French engineer, Sadi Carnot, in 1824. It operates through a series of two isothermal and two adiabatic processes called Carnot cycle. It is a theoretical heat engine with which the efficiency of practical engines is compared. देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें सिलेंडर हुआ करता है, और सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर पिस्टन जो होता है, इसका कनेक्शन सिलेंडर का तीन जगहों से होता है, एक सोर्स से, एक इंसुलेटेड स्टैंड से, और एक सिंक से, ठीक है ना। और ये सिलेंडर विथ कंडक्टिंग बेस है, और ये वर्किंग सबस्टांस है। अब पढ़िए कंस्ट्रक्शन। Construction. As shown in figure 12.20, Carnot engine has the following main parts. First, cylinder. The main part of the engine has conducting base and insulating walls. It is fitted with an insulating and frictionless piston. Second, source. It is a heat reservoir at a higher temperature T1 from which the engine draws heat. It is supposed that the source has an infinite thermal capacity and so any amount of heat can be drawn from it without changing its temperature. तो ये होता है आपका सोर्स, जिससे आप बहुत सारी हीट निकाल सकते हो, ठीक ना। ये लिखने को आता है कि सिलेंडर क्या होता है, सोर्स क्या होता है। चलिए आगे पढ़िए, सिंक। Third, sink. It is heat reservoir at a lower temperature T2
to which any amount of heat can be rejected by the engine. It has also infinite thermal capacity, and so any amount of heat can be added to it without changing its temperature. Fourth, working substance. The working substance is an ideal gas contained in the cylinder. Fifth, insulating stand. When the base of the cylinder is attached to the insulating stand, the working substance gets isolated from the surroundings. यस, अब पढ़िए कार्नोट साइकिल. Carnot cycle. The working substance is carried throughout a reversible cycle of the following four steps. Step 1, isothermal expansion. Place the cylinder on the source so that the gas acquires the temperature T1 of the source. The gas is allowed to expand by slow outward motion of the piston. Temperature of the gas falls as the gas absorbs the required amount of heat from the source. It expands isothermally. Q1 heat is absorbed from the source and W1 work is done by the gas in isothermal expansion, which takes state from P1 V1 T1 to P2 V2 T1. Then W1 is equals to Q1 is equals to nRT1 in एल एन V2 लॉग upon लॉग V1. वी टू बाई वी वन. तो देखिए पहला जो होता है आपका वर्क डन जो होता है आइसोथर्मल होता है. तो पहले आइसोथर्मल वर्क डन में आपका जो ए से लेके बी तक आपका होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें स्टेट जो होती है आइडियल गैस की P1 V1 T1 से P2 V2 T1 की तरफ चलती है. और ये आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन W1 होता है एक्सपेंशन मतलब पॉजिटिव वर्क डन कितना होता है nRT1 log V2 बाई V1 ये होता है. तो ये पहला स्टेट का हो गया बच्चों, इसको आप लिख सकते हो या मैं इसको भेज दूंगा तो लिख लेना. ये चारों इक्वेशन लिखेंगे अपन अभी. चलिए अब स्टेप 2 पढ़ते हैं, मतलब दूसरा वर्क डन कौन सा स्टेप कराएगा, ये वाला एडियाबैटिक एक्सपेंशन. बी से लेके सी तक चलोगे तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा. एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़िए. Adiabatic expansion. The gas is now placed on the insulating stand and allowed to expand slowly till its temperature falls to T2. The W2 work is done by the gas in the adiabatic expansion, which takes its state from P2 V2 T1 to P3 V3 T2. Then W2 is equals to NR T1 minus T2 upon gamma minus 1 is equals to area BCN NMB. Step 3, isothermal compression. The gas is now placed in thermal contact with a sink at temperature T2. The gas is slowly compressed so that as heat is produced, easily flows to the sink. The temperature of the gas remains constant at 2 T2. देखिए जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरे प्रोसेस में देखिए क्या होता है कि दूसरे प्रोसेस में जो गैस होती है ये दूसरे प्रोसेस में जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है और टेम्परेचर T1 से लेकर T2 वेरी होता है. एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कोई हीट नहीं जाया करती है. तो दूसरे में हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एडियाबैटिक एक्सपेंशन का वर्क डन होता है NR T1 माइनस T2 से लेके गामा माइनस 1. ऊपर का टेम्परेचर T1 था, दूसरा T2 था, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला. दिस इज इक्वल टू एरिया BCNMB. थर्ड पढ़िए. Isothermal compression. The gas is now placed in thermal contact with the sink at temperature T2. The gas is slowly compressed so that as heat is produced, it easily flows to the sink. The temperature of the gas remains constant at T2. हाँ, तीसरे फेज में आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है. देखो वॉल्यूम घट रहा है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है T2. तो T2 में पहले में हीट गेन होगी प्लस Q1 और दूसरे में हीट लॉस्ट होगी माइनस Q2. और इसका जो अपना वर्क डन आएगा वो निकलेगा कितना, देखिए ये है वर्क डन. पढ़िए. इफ Q2 हीट Q2 heat is released by the gas to the sink, and W3 work is done on the gas by surrounding in the isothermal compression, which takes its state from P3 V3 T2 to P4 V4 T2. Then W3 is equals to Q2 is equals to nRT2 ln V3 upon V4 is equals to area CDlnC. तो ये तीसरा अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया है ना. तीसरा एरिया आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन nRT2 log ऑफ V3 से लेकर V4 वॉल्यूम चेंज हुआ है. चौथा स्टेप होता है बच्चों एडियाबैटिक कंप्रेशन. ये देखिए एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेशन वॉल्यूम V4 से लेकर फिर V1 चला जाएगा और साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी.
इसको बोलते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इसका भी वर्क डन निकालते हैं। पढ़िए बेटा स्टेटमेंट नंबर 4। Step 4. Adiabatic compression. The cylinder is again placed on the insulating stand. The gas is further कंप्रेस्ड। the gas is further compressed slowly till it turns to its initial state. T1 V1 T1. If W4 is the work done in the adiabatic compression from P4 V4 T2 to P1 V1 T1, then W4 is equals to NR T1 minus T2 upon gamma minus 1 is equals to area DA यस। अब नेटवर्क निकालते हैं। पढ़िए नेटवर्क डन बाय द गैस पर साइकिल। Net work done by the gas per cycle. Total work done by the gas is equals to W1 plus W2 in step 1 and step 2. Total work done on the gas is equals to W3 plus W4 in step हाँ 3 and देखिए step 4. दो स्टेप हुए हैं। पहले में सिस्टम ने गैस पर काम किया है W1 और W2 में, और दूसरे में सिस्टम ने गैस पर काम किया है, मतलब निगेटिव वर्क डन W3 और W4। तो जो नेटवर्क डन आएगा वो टोटल ऐड करने पे आ जाएगा। पढ़िए सो द नेटवर्क डन। Net work done by the gas in one complete cycle. W is equals to W1 plus W2 minus W3 plus W4. But W2 is equals to W4 and W is equals to W1 minus W3 is equals to Q1 minus Q2. So W is equals to area ABMKA plus area BCNMB minus area CDLNC minus area DAKLD. W is equals to area ABCDE DA. कुल मिलाकर के जो वर्क डन होता है वो इस लूप के एरिया के इक्वल होता है। मैंने पहली क्लास में बताया था कि लूप के अंदर का एरिया साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन के इक्वल होता है। तो A B C D A, ये जो एरिया देगा आपको ये वर्क डन की वैल्यू आपको दे देगा। ये जो एरिया है ये आपको वर्क डन की वैल्यू देगा। चलिए ये हो गया। देन इसके बाद हाँ पढ़िए एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। Efficiency of Carnot engine. It is defined as the ratio of the net work done per cycle by the engine to the amount of heat absorbed per cycle by the working substance from the source. So neta is equals to W by Q1 is equals to Q1 minus Q2 upon Q1 हाँ is क्योंकि equals to वर्क 1 डन इज minus इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 है, इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। पढ़िए इक्वल टू 1 माइनस is equals to 1 minus Q2 minus Q1. Neta is equals to 1 minus nRT2 ln V3 upon V4 upon nRT1 ln V2 upon V1. Now step 2 is an adiabatic process. Therefore T1 V2 raised to the power gamma minus 1 is equals to T2 V3 raised to the power of gamma minus 1. First, similarly step 4 is an adiabatic compression. Therefore T1 V1 raised to the power gamma minus 1. So T is equals to T2 V4 raised to the power gamma minus 1. हाँ एडियाबैटिक का फॉर्मूला का एडियाबैटिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है टी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहले में वॉल्यूम V2 से V3 चेंज हो रहा है, टेम्परेचर T2 से T2, तो T1 V2 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस 1। सिमिलरली दूसरे स्टेप में ये हो जाएगा। दोनों को अब डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाई 2। On dividing first by second, we get V2 upon V1 raised to the power gamma minus 1 is equals to V3 upon V4 raised to the power gamma minus 1. So V2 upon V1 is equals to V3 upon V4. So neta is equals to 1 minus T2 upon T1. हाँ मेन इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला एफिशिएंसी का है, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म बाद में कैंसिल हो जाएंगे। ये केवल एन आर कैंसिल और log V3 बाई V4 इक्वल टू V2 बाई V1 जो है कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ऊपर आ चुका है देख लो V2 बाई V1 इक्वल टू V3 बाई V4। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं फॉर योर नॉलेज। फर्स्ट पढ़िए The efficiency of a Carnot engine depends upon the temperature of the source and the sink, is independent of the nature of the working substance, is the small for all reversible engines working between the same two temperature, is directly proportional to the temperature difference T1 minus T2, is always less than 100% because Q2 is less than Q1.
The efficiency of a Carnot engine will be unity of 100% if T1 is equals to infinity and T2 is equals to 0 Kelvin. As 0 K or infinite temperature cannot be realized, hence a Carnot engine working on reversible cycle cannot have 100% efficiency. If T1 is equals to T2, then neta is equals to 0. This means that the conversion of heat into mechanical work is impossible without having the source and sink at At different different temperatures. temperature. As Q2 upon Q1 is equals to T2 upon T1. If T2 is equals to 0 K, then Q2 is equals to 0. Since T2 is equals to 0 Kelvin cannot be realized, so Q2 is equals to 0 is also not possible. This means that it is not possible to convert whole of the heat energy absorbed from the source into mechanical work continuously without rejecting a part of it to the sink. हाँ, यही सेकेंड लॉ ऑफ ये वो था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट होल इन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स इनटू द मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट रिजेक्टिंग एनी पार्ट इनटू द सिंक। मतलब कि बिना कुछ एनर्जी के वेस्ट करे आप उसको काम में उपयोग में नहीं ला सकते हो। चलिए करिए, कैन आ क्वेश्चन पढ़िए। Can a Carnot engine be realized in practice? Non-practic- Non-practicability of Carnot engine. Carnot engine is an idle engine. It cannot be realized in practice due to the following reason. It is difficult to realize source and sink of infinite thermal capacity. The working substance should be an ideal gas, but no real gas fulfills the ideal gas behavior. The cylinder cannot be provided perfect frictionless piston. It is difficult to attain the condition of reversibility because the process of expansion and compression have to be carried out very slowly. यस, हैव टू बी कैरीड आउट वेरी स्लोली। नेक्स्ट पढ़िए एग्जांपल्स, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। एग्जांपल बेस्ड ऑन Example based on Carnot engine. Formula used. Efficiency of a heat engine. Neta is equals to work output upon heat input is equals to W upon Q1 is equals to Q1 minus Q2 upon Q1 is equals to 1 minus Q2 upon Q1. Second, efficiency of a Carnot engine, an ideal heat engine. Neta is equals to 1 minus Q2 upon Q1 is equals to 1 minus T2 upon T1, where Q1 is equals to heat extracted from the source. Q2 is equals to heat rejected to the sink. T1 is equals to temperature of the source. T2 is equals to temperature of the sink. यस, तो ये है। Unit used. हाँ पढ़ दो। Heats Q1 and Q2 are in joule and temperature T1 and T2 are in Kelvin. Efficiency neta has no unit. चलिए, अब इसके बाद न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल अपन बाद में कर लेंगे, और इसके बाद ये जो है ये भी न्यूमेरिकल है। ओके, चलिए पढ़िए कार्नोट थ्योरम। स्टेट कार्नोट थ्योरम। State Carnot theorem proved that the efficiency of a reversible heat engine is maximum. Carnot theorem. It states that first, no engine working between two given temperature can have efficiency greater than that of the Carnot engine working between the same two temperature. And second, the efficiency of the Carnot engine is independent of the nature of the working substance. Proof. As shown in figure, consider two engines are irreversible engine I and a reversible engine R. The two engines are so coupled that as I runs forward, it drives R backward, so R works as a refrigerator driven by I. The engine I absorbs heat Q1 from the source, perform work W, and reject heat Q2 to the sink. Efficiency of the engine I, neta I is equals to W upon Q1 is equals to Q1 minus Q2 upon Q1. The engine R The engine R absorbs heat Q2 from the sink. Work W is done on it and reject heat Q1 to the source. Efficiency of engine R, neta R is equals to W upon Q1
is equals to Q1 minus Q2 upon Q1. Suppose the engine I is more efficient than R, then neta I is greater than neta R, or W upon Q1 is greater than W upon Q dash 1. Q1 is lesser than Q dash 1, that is Q dash 1 minus Q1 is positive. The source loses heat Q1 to I and gains Q dash 1 to R. Net heat lost by the sink per cycle Q2 dash minus Q1 minus W is equals to Q2 dash minus Q1 plus W. net heat gained by the source per cycle equal to Q1 dash minus Q1. चलिए बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कार्नोट थ्योरम, ठीक ना। अब इसके बाद आता है हमारा रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, जो हमारा की लास्ट टॉपिक है। इसको देख लेते हैं, इसमें कितना कुछ है। सो बस हो गया, इसमें लास्ट टॉपिक ही बचा है, चैप्टर खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेफ्रिजरेटर या हीट पंप कर लेंगे, है ना। इसको मैं नोट्स भेज रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। Yes, ठीक है, sir. इतना ही रहता है आज के लिए। थैंक यू।